कैसे हैं दोस्त। उम्मीद है कि सही होंगे, मजे में होंगे। मैं 10th क्लास का पार्ट 1 चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो बनाया था। उसके बाद फिर मैं वीडियो नहीं डाल पाया, नहीं बना पाया। मैं वीडियो बनाया था लेकिन मैक और मोबाइल में कुछ फॉल्ट था जिसकी वजह से वीडियो बन नहीं पाया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाया था। अब कंटिन्यू वीडियो डालाएगा और शॉर्ट में जो विस्तार होता है ना, शॉर्ट में ही बताया जाएगा, लेकिन पूरा विस्तार तरीके से बताया जाएगा। समझाने का पूरा 100% गारंटी है। आप ऐसा हल्का सा भी डाउट आप लोग छोड़ा ही नहीं जाएगा और इतना अच्छा से बताया जाएगा ना कि आपको कोचिंग और ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस यही है कि आप लोग ईमानदारी से, और जिनको 10th का एग्जाम देना है, तो मैं वीडियो देखे ना समझ में आए, उनको कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमको इस चीज में डाउट है, लेकिन मैं पूरा गारंटी है कि डाउट छोड़ूंगा ही नहीं, डाउट रहने ही नहीं दूंगा आप लोग के अंदर। तो आज बनाते हैं पार्ट 2 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 का पार्ट 2 बनाते हैं। पार्ट 1 में हम क्या जाने थे? पार्ट 1 में हम सीखे थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसके बाद हम उतना सीख जाएंगे जिसे हम 1.1 आसानी से बना लेंगे और समझ सकेंगे एकदम इजीली। तब स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, पार्ट 2 कुछ ज्यादा इंक डाला गया है क्या इसमें? पूरा हाथ सब खराब हो गया। ठीक है ना। पार्ट 2 इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें हम जानेंगे परिमेय संख्या। बहुत ही इजी तरीका से परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। समझेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो वह संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके, यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों के दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। दोनों के दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। दोनों के दोनों पूर्णांक, दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। जहां Q नीचे वाला 0 के बराबर ना हो। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, Q 0 के बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। इसे Q से सूचित करते हैं। किसे? इसे Q से सूचित करते हैं। समझ में आया? कोई भी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ ऊपर और नीचे दोनों के दोनों पूर्णांक हो, ठीक है, और नीचे वाला हर जो 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे Q से सूचित करते हैं। बात खलास। अब ये जानेंगे कौन कौन संख्या परिमेय संख्या होता है, शॉर्ट में विस्तार। देखिए, इसमें पहला हम जानते हैं, पहला शांत दशमलव। सभी शांत दशमलव कहता है परिमेय संख्या होता है। सभी शांत दशमलव कहता है परिमेय संख्या होता है। अब देखिए, शांत दशमलव में क्या जाएगा? मान लीजिए दशमलव के बाद संख्या रुक जाए, दशमलव के बाद संख्या रुक जाए, उससे आगे ना बढ़े, उससे कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए शांत दशमलव को, सभी शांत दशमलव को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये जान गए। अब दूसरा देखिए, दूसरा कहता है
तो सभी पुनरावृत्त दशमलव। अब ये पुनरावृत्त दशमलव क्या होता है? जो दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आए, दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आए, ठीक है ना। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार बार आया तो 3 के ऊपर 1 3। तो जो दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आए उसे कहते हैं पुनरावृत्त दशमलव। और पुनरावृत्त दशमलव को p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में भी दिया है, ऐसे डिजिट में, ऐसे डेसिमल में देता है, उसको p बटा q के रूप में लिखने को सिखाया गया है। ओके, तो सभी के सभी पुनरावृत्त दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम समझते हैं क्या 3 नंबर, सभी पूर्णांक संख्या। सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है? सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और देखिए सभी पूर्णांक में क्या जाएगा? 0 धनात्मक पूर्णांक में कहाँ तक? अनंत तक। ऋणात्मक में अनंत तक आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए, चाहे धनात्मक में सबके नीचे तो एक छुपा होगा बाबू, एक अगर छुपा होगा तो p बटा q के रूप में हो जाएगा, जहाँ दोनों के दोनों पूर्णांक है, नीचे वाला 0 नहीं है, परिमेय संख्या हो गया। 0 लेते हैं तो 0 के नीचे में क्या छुपा है? एक छुपा है, तो ये भी तो p बटा q के रूप में हो गया बाबू। और दोनों के दोनों पूर्णांक है, और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला होगा, नीचे वाला नहीं होना चाहिए। क्यों नीचे वाला 0 क्यों नहीं होना चाहिए? ये सवाल डिफिनेशन में आता है इसका। वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो जाए, दोनों के दोनों पूर्णांक को नीचे वाला 0 के बराबर ना हो, से परिमेय संख्या कहते हैं। तो नीचे वाला 0 क्यों ना हो बाबू? ऊपर 0 चलेगा लेकिन नीचे नहीं चलेगा। क्यों? मान लीजिए कि ये 0 बटा 1 दिया है, तो ये तो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 1 से डिवाइड करेंगे 0 में, तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करते 0 है, तो 1 हम 0 से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप जानते हैं किसी भी अंक, संख्या, जानवर, शैतान, खबीस, किसी में भी अगर 0 से गुना करता है उसको क्या करता है? वो 0 बना देता है। तो 1 में किसी गुना करता 0 आएगा, तो 1 में 0 से गुना करता 0 आएगा। लेकिन यही हम उल्टा कर देते हैं। मान लेते हैं हम कि हम 1 को लिख देते हैं ऊपर और 0 के नीचे। अब हम 0 से डिवाइड करेंगे 1 में, कोई ऐसा संख्या अंक बना है जिसे 0 में मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। 0 के किसी भी अंक से या संख्या से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो 0 ही आएगा। क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। ये अपरिभाषित माना जाता है। क्या माना जाता है? अपरिभाषित माना गया है, इसलिए नीचे 0 नहीं आ सकता है। इसलिए नीचे 0 होता तो परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। तो 0 ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं हो सकता। तो 0 पर है तो क्या? p बटा q के रूप में, और दोनों पूर्णांक का नीचे 0 नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब माइनस में ले लीजिए, माइनस में कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए यही ले लीजिए, p बटा q के रूप में हो गया, दोनों पूर्णांक है, नीचे वाला 0 नहीं है, तभी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब ये जानेंगे चौथा नंबर, जिसका पूर्व वर्ग, अब देखिए किसका पूर्व वर्ग होगा? वो जैसे 1 अंडर रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। 4 का क्या होता है? वो 2 होता है। 9 का क्या होता है? वो 3 होता है। तो देखिए ये सब रूट से बाहर निकल गया, सबके नीचे एक छुपा है, तो p बटा q के रूप नहीं हो गया। ऊपर नीचे वाला दोनों पूर्णांक है, नीचे वाला 0 नहीं है, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब ये कैसे निकलता है आप लोग तो मालूम होगा। जैसे मान लीजिए कि 4 है, इसमें हम ये 4 का वर्गमूल 2 कैसे हुआ? तो देखिए कैसे हुआ। हम 4 को क्या लिख सकते हैं? वो तो 4 को 2 गुने 2 नहीं लिख सकते, 2 दूना ऐसा नहीं हो जाएगा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? वो देखिए 2 बार है ना, तो 2 के ऊपर 2। अगर 2 बार हो तो 2 के ऊपर 2, 3 2 बार हो तो 3 के ऊपर 2, अगर 5 2 बार हो तो 5 के ऊपर 2, 7 अगर 2 बार मल्टीप्लाई तो 7 के ऊपर 2, और 7 3 दफा मल्टीप्लाई करे तो 7 के ऊपर 3। ये तो आप लोग को मालूम है। तो ये क्या है? 2 बार मल्टीप्लाई तो 2 के ऊपर 2। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, अब ये जो रूट है ना, रूट का मान होता है 2 के ऊपर 2, तो 2 के ऊपर 2, और रूट का वैल्यू कितना था? 1.2 सॉरी रूट का मान कितना था? वो 1/2। समझ में आया? अब देखिए
ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 के पावर 1 तक, 2 के पावर 1 तक क्या हो जाएगा 2। समझ में आया? देखिए 4 है, 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 के ऊपर 2। अब देखिए अब यहाँ पर 2 के ऊपर 2 है तो 2 के ऊपर 2, और रूट का वैल्यू होता है 1/2। अब 2 से 2 कट गया, 2 के ऊपर 1 यानी कि 2 एकम 2, ऐसे निकला। समझ में आया? देखिए तो अब हम ये समझ गए कि परिमेय संख्या कौन कौन होता है। शांत दशमलव परिमेय संख्या होता है, पुनर्वित दशमलव परिमेय संख्या होता है, सही पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है, जिसका पूर्ण वर्ग हो क्या होता है परिमेय संख्या होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा ही नहीं, होने ही नहीं दूंगा। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। हम समझे क्या हो अपरिमेय संख्या, वह संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उससे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए कौन कौन संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी देखेंगे कौन कौन सा संख्या जिसको P बट्टा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, यानी अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए तो पहला, भाई तो क्या कर रहा है भाई तू, कितना ब्लड हो गया है इसके अंदर। देखिए पहला जो होता है, पहला क्या होता है वो तो होता है अनभिन्न दशमलव। कौन? अनभिन्न दशमलव। अब अनभिन्न दशमलव क्या होता है वो जो दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अलग अलग संख्या, दशमलव बाद अलग अलग संख्या, दशमलव के बाद अलग अलग संख्या अगर अनंत तक जाए तो उसे कहते हैं अनभिन्न दशमलव। इसको P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। सभी अनभिन्न दशमलव, अनभिन्न दशमलव किसे कहते हैं? तो जो दशमलव बाद अलग अलग संख्या अनंत तक है, जो के भी नहीं अलग अलग संख्या है, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसे अनभिन्न कहते हैं। और P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? अनभिन्न दशमलव कहता है जो दशमलव बाद अलग अलग संख्या अनंत तक आता है, उसे अनभिन्न दशमलव कहते हैं। उसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा क्या होता है वो जिसका पूर्ववर्ग ना, जिसका पूर्ववर्ग ना। अब किसका पूर्ववर्ग नहीं है वो, देखिए किसका, √3 का, किसका वो √2 का। अब √2 का वैल्यू क्या आता है वो 1.412 अलग अलग संख्या अनंत तक आता है। तो दशमलव अलग अलग संख्या अनंत तक आता है, क्या कहते हैं अनभिन्न दशमलव कहते हैं। अनभिन्न दशमलव का जानते हैं कि P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट बाबू जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, पाई कौन सा संख्या है? पाई, तो देखिए पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 3.14। हम कहेंगे पाई अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग कहिएगा सर दिमाग आपका सही है? पाई का मान होता है 22/7, P बटा Q के रूप में, दोनों पूर्णांक है, निचला 0 नहीं रहता, परिमेय संख्या है। ये पाई का मान होता है 3.14। 3.14 जो है वो शांत दशमलव है, शांत दशमलव का बताएं कि परिमेय संख्या होता है। तो ये दोनों परिमेय संख्या होता है, जो कि इसी का वैल्यू होता है, ये अपरिमेय संख्या कैसे हो सकता है? तो ये दिमाग में आज बता रहा हूं बाबू, दिमाग में खेलो कि पाई को हम अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि पाई को हम अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं। अभी आप देखिए, दो इंसान लेते हैं, एक बहुत ही अच्छा एजुकेटेड पर्सन, एक बहुत ही गंदा अनएजुकेटेड पर्सन। अब हम क्या कहते हैं, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो बहुत ही अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको उनका लिबास जो है एकदम गंदा लिबास उनको पहना देते हैं, उनका भेष जो है बदल देते हैं, पूरा गंदा कर देते हैं। और वहीं पे जो बहुत ही बुरा इंसान है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम फॉर्मल ड्रेस पहना देते हैं, बेल्ट लगा देते हैं, टाई लगा देते हैं,
आगे पेन लगा देते हैं और उन दोनों को लोगों का समूह जो है वहां भेजते हैं। तो जब वहां के लोग देखेंगे तो यही कहेंगे, जो कि बहुत अच्छे इंसान होंगे, उनको देखेंगे तो कहेंगे भाई इसका ड्रेस देख रहे हो कितना गंदा है, इसका हुलिया देख रहे हो, ये अनपढ़ होगा, इसका घर का माहौल सही नहीं होगा। वहीं पे जो अनपढ़ है, जो गंदा इंसान है, उसका हुलिया देख के, फॉर्मल ड्रेस देख के, टाई बेल्ट देख के, आगे पेन देख के लोग क्या कहेंगे, यार ये तो एजुकेटेड पर्सन लग रहा है, इसका घर का माहौल बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे क्या हम देखें कि आगे का उनका फिजिकली देखा गया, उनका मेंटली नहीं देखा गया, उनका ऊपर से देखा गया और ऊपर से देख कर जज किया गया। जबकि आपको अच्छा तरीके से मालूम है कि अंदर कैसे हैं लोग, अंदरूनी को नहीं देखा, जबकि मालूम है कि ऊपर कुछ हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है। तो सेम उसी तरह इसका क्वेश्चन ही जो दिखावा के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों मान दिया गया, क्वेश्चन बनाने के लिए। जबकि इसका रियल जो मान है, रियल मान 3.15926535 है, ठीक है ना, जो अनंत कहता है। तो दशमलव के बाद अलग अलग संख्या अनंत कहता है, तो जानते हो उसे क्या, तो 90 कहते हैं। 90 को हम पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं ले सकते, इसलिए इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक 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 संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, जिसको कहते हैं रियल नंबर, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। अब देखिए वास्तविक संख्या, तब ये कह सकते हैं दुनिया के सभी अंक, सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। दुनिया के सभी अंक और सभी संख्या को, दुनिया के सभी अंक और सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। एक संख्या को छोड़कर, किसको बाबू, एक संख्या छोड़कर, जिसको, किसको, तो काल्पनिक को, काल्पनिक संख्या को छोड़कर, इसको काल्पनिक कहो या अवास्तविक कहो, अवास्तविक संख्या, इसको छोड़कर दुनिया के सभी संख्या को या अंक को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको क्यों बाबू, क्योंकि जो रूट में माइनस में होता है, रूट में कहा माइनस में से क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इसको छोड़कर दुनिया के सभी अंक और संख्या क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या परिभाषा इसका सुनते आ गए कि सभी परिमेय, और सभी अपरिमेय, और सभी अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। सही बात है। अपरिमेय में कौन कौन संख्या आता है बता दिया हूं, अपरिमेय में कौन कौन संख्या आता है बता दिया हूं, डिटेल, इन दोनों की डिटेल बता दिया हूं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में इससे पूछता है क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, तो हाँ बाबू सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। ये पूछे सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, तो हाँ सभी के सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होता है, तो नहीं बाबू, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय संख्या भी आता है ना, लेकिन अपरिमेय परिमेय होगा, कभी नहीं होगा। ये कहे कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है, तो सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा, वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या परिमेय भी आता है, तो क्या परिमेय अपरिमेय होगा, नहीं होगा। ऐसे क्लियर होगा। वो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसे आ से सूचित करते हैं, किसे, आ से सूचित करते हैं। समझ में आया, सभी अंक, सभी संख्या वास्तविक संख्या होता है, काल्पनिक और वास्तविक को छोड़कर। काल्पनिक वास्तविक क्या होता है, जो रूट में माइनस में, ठीक है ना। सभी अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय कौन कौन होता है, अपरिमेय कौन कौन होता है, विस्तार तरीके से बता दिया हूं। अब हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या। अब देखिए यूक्लिड ये क्या है, गणितज्ञ के नाम है जिन्होंने खोज की। इसका विभाजन मतलब भाग कहिए या काटना कहिए, छाटना कहिए। परिमेय का क्या, वो एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके द्वारा दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। जैसे कि दो धनात्मक पूर्णांक ले ले, मान लीजिए 3 ले लिए, 5 ले लिए, इसमें 12 कौन है, वो 5 है ना, तो 3 से हम 5 में डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3,
5 में से 3 गया तो 2, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, अब हम इसको कहते हैं भाज्य, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते सोचिए, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शेषफल, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भागफल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, जिसको 20 से सूचित करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोसेंट, इसको क्यू से सूचित करते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर, जिसको आर से सूचित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, जिसको बाबू हम ए से सूचित करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है ना। अरे भाज्य कौन है वो 5, भाजक कौन है उसमें 3, गुना है तो गुना, भागफल कौन है उसमें 1, अब प्लस है तो प्लस, अब शेष कौन है 2। यहाँ पर देखिए 5 बराबर 3 एकम 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5, ये बराबर आ गया ना। इससे मालूम चला कि जो भाग बना है सही है। ये तो छोटा है, बराबर भाग जब बनाते हैं डिवाइड बनाते हैं जो डेसिमल में जाता है तो उसको जांच करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। यही फॉर्मूला है बाबू पैरमे का। सिद्ध किया हुआ कथन है जिसको दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब 10th में क्या किया देखिए, अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा हमेशा, शेष होता है, शेष या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 हो गया तो 0 से अभी 0 से बड़ा है कि नहीं है, 0 भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं शेष जो होता है शेष वो कहता है 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है। शेष से हमेशा बड़ा कौन होता है वो तो भाजक होता है, क्योंकि अगर इसके बराबर भी आएगा तो काट के 0 कर देगा, और छोटा आएगा तभी शेषफल होगा। तो शेष जो होता है ना भाजक से हमेशा छोटा होता है, किससे, भाजक से। अब 0 से 12 बराबर कौन है वो शेष, शेष को क्या कहते हैं रिमाइंडर यानी कि आज, और शेषफल से बड़ा कौन होता है भाजक, भाजक क्या वो बी। तो 10th क्लास में इसी को भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष ऐसे फॉर्मूला बना दिया है। इसे ही कहते हैं पैरमे का। यह सिद्ध किया हुआ कथन है जिसको दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। अब समझेंगे लास्ट पॉइंट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो समझने के बाद 1.1 को हम आसानी से बना सकते हैं। 1.1 क्वेश्चन आप लोग कई कोचिंग किए होंगे लोग, क्लास किए होंगे लोग, तो वहां पे किस तरह समझाया गया है उसको देखिएगा लो, और मैं किस तरह समझा रहा हूं उसको देखिएगा लो। अंतर क्या है ये देखिएगा लो। देखिए पढ़ाते सभी लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सबसे बेस्ट पढ़ाता हूं, सबसे बेस्ट नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूं किसी का, हमेशा उनका स्टूडेंट ही होऊंगा मैं। सभी लोग का समझाने का तरीका अलग अलग होता है, समझ में आया। तो मैं समझाऊंगा 1.1 में जो आप लोग क्वेश्चन समझ नहीं आता होगा, बोरिंग महसूस होता होगा, उसको कितना इजी तरीके से आप लोग समझिएगा लोग। जब मैं 1.1 पढ़ाएंगे आप लोग देख लीजिएगा ना, मजा आ जाए ना तो आप लोग कहिएगा हमसे, बहुत ही मजा आएगा। आप लोग देखिए, आप लोग सोचने में मजबूर हो जाएगा कि कितना इजी तरीके से बता दिए, इतना इजी तरीके से बताया जाएगा। देखिए अब जाने क्या जानेंगे, अब जानेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। प्यार नहीं जाने ला गोरिबा की कजिया, जाके समा जाला दिल के भीतरिया, दिल के भीतरिया। देखिए अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानेंगे। एल्गोरिथम हो, एल्गोरिथम क्या होता है, दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए जिस स्टेप चरण का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं एल्गोरिथम। यहाँ पे बात समझना है बाबू, काम किसी और का नाम किसी और का, काम किसी और का नाम किसी और का, ऐसा क्यों बोला हूं। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि मैं छत पे चढ़ रहा, ठीक है,
छत पे चाहे तो पहले से कोई छत पे है, तो हमसे पूछा कि छत पे किसकी वजह से आए हो, किसके सहारा से आए हो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सीढ़ी के वजह से आया हूँ। सीढ़ी पे स्टेप बाय स्टेप चाहे मतलब छत पे आ जाऊँ, ना सीढ़ी पे चढ़ता ना छत पे आता, यही नहीं कहूंगा। देखिए मैं गया हूँ सीढ़ी के सहारे से, सीढ़ी की वजह से छत पे चढ़ा हूँ, ये तो सही बात है। लेकिन छत बनवाया किसने, सीढ़ी बनवाया किसने? ना छत बनवाने वाले छत बनवाते हैं, ना सीढ़ी बनाने वाले सीढ़ी बनाते, ना हम छत पे जाते। लेकिन देखिए नाम किसका हो गया, काम किसी और का, बनवाया कोई और, लेकिन नाम किसका हो गया कि मैं छत पे आया हूँ तो सीढ़ी की वजह से आया हूँ, उसके सहारे से आया हूँ। सेम उसी तरह है, एचसीएफ जो निकलता है वो निकलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की वजह से। नाम किसका दिलाता है, एल्गोरिथम का नाम दिलाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टेप होता है ना, स्टेप, उस स्टेप को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। समझ में आया? 100% नहीं, 110% समझ में आएगा। अब हम दो धनात्मक संख्या लेते हैं, उससे हम एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे, और उससे हम ये भी देखेंगे कि उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहा है, और उस स्टेप को ही एल्गोरिथम कहते हैं। और उसमें ये भी बाबू हम बताएंगे कि बना किसकी वजह से है, पैरामीटर की वजह से बना है। देखिए एचसीएफ कब निकलता है, जब शेषफल 0 आ जाता है तब एचसीएफ निकलता है। अब हम लेते हैं दो धनात्मक संख्या, जैसे मान लीजिए 3 ले लिए और 14 ले लिए, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी दो धनात्मक संख्या ले सकते हैं। अब 3 से बाद 14 है तो 3 से हम भागते हैं 14 में, तो क्या 3 चौके 12, 2 बच जाएगा, बचेगा ना। देखिए तो इसको भाग को जांच करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल आप प्लस शेष। और आप लोग अच्छा तरीके से ये जान रहे लो, समझ रहे लो कि फॉर्मूला किसका है, वो पैरामीटर का है। इसी को जैसे निकाला क्या जा रहा है, वो एचसीएफ निकाला जा रहा है। नाम किसका होगा, ये बबुआ का, काम किसी और का, नाम किसी और का, काम किसी और का, नाम किसी और का। अभी आप देखें भाज्य कौन है, वो 14, भाजक कौन है, वो 3, गुना भी है तो गुना, भागफल कितना भी है बाबू 4, प्लस भी है तो प्लस, शेष में कितना भी है वो 2। क्या शेष 0 है बाबू? नहीं ना, तो आप नहीं लिख सकते हैं कि शेष जो है 0 नहीं है, यानी 0 के बराबर नहीं है। कौन दिक्कत खजोट दिनाई हो, कौन दिक्कत कौन खजोट दिनाई, कौन दिक्कत कौन खजोट दिनाई ना। अब आगे देखेंगे बाबू, दूसरा स्टेप चलेंगे, जब शेष आ जाएगा ना वो, तो उस शेष से भाजक में भाग देंगे। शेष जब आ जाएगा तो शेष से किस में भाग देंगे, भाजक में देंगे। हमेशा बात ध्यान में रखिएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। फिर यही स्टेप चलेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल आप प्लस शेष। भाज्य कौन भी है बाबू, 3 भी है, भाजक कौन भी है बाबू, तो 2 भी है, गुना बात गुना, भागफल कौन भी है 1 भी है, आप प्लस हो तो प्लस, शेष कौन भी है बाबू 1 भी है। क्या शेष 0 है बाबू? देखिए ना, यानी 0 नहीं तो 0 के बराबर नहीं है। दूसरा स्टेप हुआ, फिर शेष आ गया तो फिर शेष से किसमें भाग देंगे आपको, भाजक में। 1 में किससे गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा वो, 1 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0। फिर स्टेप लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य का है बाबू 2, भाजक का है 1, गुना भी है तो गुना, भागफल का है 2, और प्लस भी है तो प्लस, और शेष का 0। शेषफल बाबू 0 है ना, तो क्या लिख देंगे, शेष जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर। किस भाजक से करके 0 हुआ वो, तो 1 से करके हुआ है, तो इसका भाजक क्या है, वो 1 है, इसका भाजक क्या है 1। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा लोग, जिस भाजक से कट कर शेष 0 होता है वही भाजक दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो वो किसे करके 0 हुआ, 1 से हुआ ना, तो एचसीएफ 3 और 14, 3 और 14 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी से करके शेषफल क्या हुआ है 0 हुआ। अब देखिए जो स्टेप चले है ना, स्टेप एक किसका फॉर्मूला है, वो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, लेकिन इस स्टेप को कहते हैं एल्गोरिथम। एचसीएफ निकालने के लिए जिस स्टेप चरण का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं एल्गोरिथम। तो इसीलिए इसका नाम हो दिया गया कि एचसीएफ निकालने के लिए जो एग्जाम में आता है
कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालिए। देखिए नाम किसका, काम किसका, तो ये लिखा था एल्गोरिथम द्वारा, किसके द्वारा, एल्गोरिथम द्वारा। तो एचसीएफ निकालने के लिए जिस स्टेप का प्रयोग करते हैं उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अभी आप देख लिए फॉर्मूला किसका, किसके फॉर्मूला से निकला, नाम हो गया इसका। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, इजी तरीके से समझाएंगे। 110% है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग वीडियो देखे होंगे या कहीं क्लास करे होंगे, वो उस वीडियो में और नया वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा अंतर क्या है, समझाने का तरीका क्या है। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।